हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टेट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग नए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 जो होने वाला है उसके लिए हम लोग मैथ का क्लास चल रहा है। ये 10वां क्लास है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि आप या तो वर्ग 1 to 5 के लिए तैयारी करें या 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर भी देखिएगा तो उसमें साफ साफ नज़र आ जाएगा आपको कि सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और इसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप 10 अभी तक अगर पीछे का क्लास नहीं किया है तो कर देख कर आपको पता खुद चल जाएगा कि हाँ, अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो आप दोनों उठाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का भी, इसमें कोई लेवल में कमी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए, अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो एक तो अधिकतम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इंटर में पढ़ते हैं, और इंटर में कौन सा क्लास में 12 क्लास में डेरिवेशन करके, मतलब डेरिवेटिव का यूज़ करके, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके निकालते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पर उस लेवल तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को उस लेवल तक नहीं जाना है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका के लिए सबसे, अगर ये साइन कॉस का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए बोलेगा तो एक हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं जिसको आपको याद रखना है, और वो इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिएगा। हो सकता है आपको ये कहीं पर भी नहीं बताया गया होगा। -a² + b² रूट के अंदर लेस देन इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, फिर लेस देन इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ इक्वल का साइन होगा, a² + b²। मतलब क्या है कि ये इनइक्वालिटी हमेशा के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। हमेशा के लिए क्या है, सत्य इक्वालिटी है। इस इनक्वालिटी का मतलब ये है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान हमेशा ये दोनों के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये जो मान होगा ये क्या होगा, मिनिमम होगा। MIN मतलब मिनिमम, न्यूनतम। और ये जो मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ठीक, क्लियर है? हमको मैक्सिमम मान निकालना है तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा के आगे, साइन थीटा के आगे वाला a होगा, कॉस थीटा के आगे वाला b होगा, जिससे हम लोग मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, तो a² + b² होगा। अब यहाँ पर a का मान देख सकते हैं, साइन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। कॉस के आगे आप कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। मतलब a और b का मान कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम मान होगा क्या हो जाएगा, √2 होगा। और वही मिनिमम पूछता तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन लगा देते तो मिनिमम हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा, बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। देखिए, दो रेखा है, यहाँ पे दो रेखा बोला जा रहा है। इस रेखा पर भी दो बिंदु दिया हुआ है, इस रेखा पर भी दो बिंदु दिया है, -2,6 और एक 4,8। और इससे एक लंबवत रेखा है, उस पर भी दो बिंदु दिया हुआ है। तो एक लंबवत रेखा है, उस पर भी दो बिंदु दिया हुआ है। दो बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8,12। एक दूसरा बिंदु दिया हुआ है x,24। तो ये x के किस मान के लिए ये लंबवत होगा, यही बताना है। देखिए, जब भी किसी रेखा पे अगर दो बिंदु दिया रहता है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला बताया गया है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं स्लोप के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं स्लोप के बारे में। इसके पहले भी शायद हम डिस्कस किए हुए हैं। रेखा या लाइन का स्लोप, रेखा का स्लोप जिसको हिंदी में हम लोग परवलता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर किसी रेखा पे, कोई रेखा है, इस पर अगर कोई दो बिंदु दिया हुआ है, एक है x1, y1,
दूसरा है x2, y2। इस रेखा का जो स्लोप होगा, स्लोप का जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही इस रेखा का स्लोप का फार्मूला होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। यहाँ पे दो रेखा है, ऐसा करते हैं इस रेखा को L1 मान लेते हैं और इस रेखा को L2 मान लेते हैं। तो पहले हम L1 का स्लोप निकाल लेते हैं, L1 का स्लोप लिख लेते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि x को x1 y1 माने कि इसको x1 y1 माने। अब देखिए हम यहाँ पर साफ साफ क्लियर करना है, आप जिसको माने उसको मान सकते हैं। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान सकते हैं। इससे कोई आंसर में अंतर नहीं आने वाला है, इस बात को कंफर्म रखिए, ठीक। तो अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला बताए y2 में से y1 को घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 हो जाएगा। और नीचे में x2, तो x2 ये हो गया, x2 में से x1 को घटाना है तो x में से क्या घटाना है 8 को घटाना है, तो ये हो गया L1 रेखा का स्लोप। अब बात करते हैं L2 रेखा का स्लोप। L2 रेखा का स्लोप, चलिए इसमें मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा 8 में से 6 घट जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो 4 में से माइनस, अब यहाँ पर माइनस 2 पहले से है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, कितना आएगा ये, तो ये बच जाएगा 2/6। ये काट भी सकते हैं तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ गया इस लाइन का। अब इसमें तो x के टर्म में है, इसको x के टर्म में ही लिख लेते हैं, ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 12/8 - x। अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखना है, हम लोग स्लोप को बेसिकली किससे दर्शाते हैं, तो स्लोप को m से दर्शाते हैं, तो इसको हम m1 कर लेते हैं और इसको हम इस स्लोप को m2 कर लेते हैं, इस स्लोप को हम m2 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि जब भी दो रेखा अगर L1 और L2 लंब होता है, दो रेखा है, ये लंब का साइन होता है, सभी को पता होना चाहिए, तो इनके जो स्लोप का गुणनफल होता है m1 गुने m2 का मान कितने के बराबर होता है -1 के। दूसरा एक कंडीशन होता है अगर L1 समांतर होता है, समांतर का ये साइन होता है L2 के, अगर L1 समांतर होता है L2 के, तो इसका स्लोप जो होता है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, इनका स्लोप क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेखा दोनों बोल रहा है लंब है, तो ये लंब वाला कंडीशन यूज करेंगे, दोनों का गुणनफल लिखेंगे। तो पहला का स्लोप कितना है 12/x - 8 गुने दूसरे का स्लोप कितना है 1/3, दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होगा -1 का। अब इसी को सॉल्व करके हमको क्या करना है x का मान निकालना। सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा, 12 4 मरते कितना बचेगा 4/x - 8 बराबर में -1 है। अब यहाँ पे ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर से जाएगा तो 4, अब -1 से गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +8, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से गुना होगा तो हमको x का मान निकालना, तो x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये 4 इधर प्लस में था तो जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन इतना भी नहीं था, आप ये सब कैलकुलेशन बिना कुछ लिखे बहुत सारे कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, हम अगर एग्जाम में बैठे रहते तो कितना स्टेप लिखते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, हमको ये पता है कि दो रेखा है दोनों लंबवत है, तो दोनों का कंडीशन ये है कि दोनों का गुणनफल -1 के बराबर करना है। तो पहला रेखा का स्लोप कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये दो बिंदु दिया हुआ है, तो ये 8 में से 6 घटाते 2 लिखते हैं, बट्टे में क्या लिखते हैं 4 में से -2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, फिर गुना साइन देते, इसका स्लोप लिखते 24 में से 12 घटेगा 12 बचेगा, और नीचे लिखते x में से 8 घटेगा तो x - 8 बराबर क्या कर देते -1। अब यहाँ से ये 3 बार में काटते, 3 से ये 4 मरते हुए काटते, अब यहाँ पर -1 है, 3 गुना करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन 8 - 8 बराबर यहाँ पर 4 आता है, 8 को उधर भेज देते, फिर यहाँ पर -4 होता, और यहाँ पे 8 को उधर भेज देता, प्लस में जाता तो 4 बचता। ये ना 2 लाइन में हम आंसर निकाल लेते, और इसमें हमको 3 से 4 सेकंड आंसर निकालने में लगता, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये रीजन क्या है,
क्यों ऐसा है कि हम इतना जल्दी इसका आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट, हम क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होते जाएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि सब आप बैठ गए, बैठ कर लेकर हम वीडियो देखना शुरू कर दिए और सोचेंगे कि हम आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन निकाले, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो रहा है उसमें हम निकाल ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है, आपको करना यही है कि क्वेश्चन हमेशा, अगर कोई भी आप किसी भी चैनल को फॉलो करें, किसी भी चैनल को वीडियो देखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस करना क्या है आपको कि जब भी आप अगर बनाना जानते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को पहले अपने से बनाना है। अगर नहीं बने तब वीडियो सोल्यूशन देखें और फिर बस अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से करें। पहले वीडियो को पॉज कर देना, अपने से बनाने की कोशिश करना है, नहीं बने तब उसका सोल्यूशन देखें। ये तरीका होता है, आपका रिवीजन भी होते जाएगा, साथ साथ आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो कॉन्सेप्ट भी पता होते चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की जाए, दो रेखाओं के बीच के कोण अगर दिया हुआ है और एक रेखा का स्लोप दिया है, प्रवणता का मतलब ही होता है स्लोप, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा स्लोप। तो एक रेखा का स्लोप दिया है 1/2, तो दूसरे रेखा का स्लोप क्या होगा पूछा हुआ है। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर अगर हेडिंग डालना चाहते हैं लिख सकते हैं, दो रेखाओं के बीच का स्लोप, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं स्लोप के रूप में, उसको समझेंगे। तो पहले दो रेखा दिखा देते हैं। ये एक रेखा है L1 जिसका स्लोप है M1। एक दूसरा रेखा लेते हैं L2 जिसका स्लोप है M2। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस थीटा का मान निकालने के लिए अगर स्लोप के रूप में देखा जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर, फार्मूला दिया जाता है tan थीटा बराबर मॉड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ये मॉड क्या है, तो मॉड इसलिए लगाया जाता है कि जो भी मान आएगा वो हमेशा उसको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो यही फार्मूला होता है दोनों के बीच के एंगल निकालने का। क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है, एक का स्लोप दिया हुआ है और दूसरे का स्लोप क्या करना है, निकालना है। बस यही काम करना है, फार्मूला यूज करना है, आसानी से आंसर निकल जाएगा। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन पे। फार्मूला यहाँ फिर से लिख देते हैं, फार्मूला भी हम लोग लिखे थे, tan थीटा बराबर मॉड M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों के बीच का कोण कितना है, π/4 है। π/4 का मतलब क्या, 90 डिग्री। सभी को पता होगा ही कि पाई का मान कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 45 डिग्री आएगा π/4 का मान। ठीक, तो यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं tan 45 डिग्री या tan π/4 भी लिख सकते हैं। इसमें एक का स्लोप पता है, मान लेते हैं कि ये पहला रेखा का स्लोप है तो 1/2 है, इसको M2 भी मान सकते हैं, M1 भी मान सकते हैं, उससे कोई आंसर में अंतर नहीं आएगा। तो M1 का मान हो गया 1/2 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे M1 का मान हो गया 1/2 इंटू M2। सबसे पहले नीचे ऊपर में जो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान सभी को पता ही होगा कि 1 होता है बराबर में। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव बना लेते हैं, बट्टे में 1 लिख लेंगे, इसका LCM कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2M2 हो जाएगा। इसमें भी आ जाते हैं, यहाँ पर M2/2 होगा, यहाँ पर नीचे में 1 मान के, तो इसका भी LCM क्या आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। हमको पता है जब भी ऐसे बट्टे में रहता है तो नीचे वाला नीचे से यहाँ पर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2M2 बाई 2 प्लस M2। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा, वो क्या होता है कि मॉड ऑफ x बराबर a है और a पॉजिटिव संख्या है, अगर मॉड को हटाते हैं तो प्लस माइनस a साइन आता है, प्लस माइनस a साइन आता है, मतलब पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, तभी जाकर मॉड लगेगा तो वो पॉजिटिव हमेशा मान देगा। तो यहाँ से अगर मॉड हटाते हैं,
तो मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 2m2 बाई 2 प्लस m2 बराबर प्लस माइनस 1 होगा। एक बार प्लस लेकर बनाएंगे, एक बार माइनस लेकर बनाएंगे, इसलिए कि ऑप्शन में मोर देन 1 भी ऑप्शन है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए एक बार सबसे पहले हम प्लस लेकर बना लेते हैं। तो 1 माइनस 2m2 बटे 2 प्लस m2 इजिकल टू 1। अब 1 लिए तो इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 1 माइनस 2m2 बराबर 2 प्लस m2 हो जाएगा। अब m2 का मान निकालना है तो ये इधर 2 को इधर भेज देते हैं तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। इधर से 2m है, इधर से m है, तो अभी से जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 1 बराबर 3m2, तो यहाँ से m2 का मान क्या निकल के आ गया, तो m2 बराबर माइनस 1 बटे 3 हो गया। तो एक तो ऑप्शन दिख गया कि ये ऑप्शन सही हो गया। अब माइनस साइन लेकर बनाते हैं, क्या आता है उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर माइनस साइन लेंगे तो 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 बराबर माइनस 1। अब ये उधर जाएगा तो गुना होगा माइनस 1 के साथ, माइनस 1 के साथ गुना होगा तो साइन में यहाँ पर परिवर्तन होगा, दोनों प्लस में है तो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये एक तरफ करते ये m2 को इधर लेकर आता तो प्लस में आएगा, तो m2 माइनस 2m2 कितना बचेगा माइनस m2 बचेगा। और ये इधर माइनस 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस 3 बचेगा। तो माइनस m2 बराबर इधर क्या आ जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो m2 का मान क्या निकल के आ गया 3। यहाँ से m2 का मान 3 भी आंसर हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी सही हो रहा है। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 1, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक रेखा है, सीधी रेखा है, उस पर 3 बिंदु दिया हुआ है। तब पूछा है कि a बाई एच प्लस बी बाई के का क्या मान होगा, a बाई एच प्लस बी बाई के का क्या मान होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना कम बोले उतना ज़्यादा है। अब देखिए ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक चीज़ें ध्यान देना है। ये एक रेखा पे 3 बिंदु दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहले 2 बिंदु को लेते हैं, ये दोनों बिंदु को देखिए, इसमें एक एक जीरो है, ये y वाला जीरो है और ये x वाला जीरो है। तो रेखा किस प्रकार का है, मतलब y एक्सिस y इंटरसेप्ट इसका कितना है, देखिए ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा और ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये रेखा ऐसा है जो x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, जिसका y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। तब उस रेखा का समीकरण क्या लिखते हैं, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी जानते हैं कि किसी रेखा का समीकरण कितने तरीक़ा से लिखा जाता है। एक तो रेखा का समीकरण लिखा जाता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये कब लिखा जाता है, जब कोई रेखा का ये पता रहता है कि x इंटरसेप्ट कितना है y। x इंटरसेप्ट मतलब कोई रेखा है, मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और कोई रेखा है जो x को एक बिंदु पे काटेगा और y को भी एक बिंदु पे काटता है। तो x को जिस बिंदु पे काटता है उसका निर्देशांक क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसका निर्देशांक हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि a पे काट रहा है, a पे, तो a,0 लिखते हैं, इसका निर्देशांक क्या लिखते हैं 0,b लिखते हैं। तब इस रेखा का जो समीकरण होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता है। मतलब इस रेखा का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट कितना है b है। तो देखिए ये यहाँ पे 0 दिया है, मतलब ये क्या है x, पहले ये x वाला इंडोनेट करते थे, ये x इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ पे पहले 0 दिया हुआ है, यहाँ पर बाद में k लिखा हुआ है, मतलब ये y इंटरसेप्ट हो गया। मतलब इस रेखा पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये x बाई ये होता है x इंटरसेप्ट, h दिया हुआ है, अब प्लस y बटे b होता है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट के कितना k दिया है बराबर 1 हो गया। तो ये समीकरण हो जाएगा रेखा का। और इस रेखा पे एक और बिंदु दिया हुआ है, क्या a, b, मतलब ये रेखा पे ये a, b ये बिंदु है रेखा पे, तो यहाँ पर x और y के जगह रख सकते, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह अगर a रख देते तो a बटे h हो जाएगा, और y के जगह b रख देते तो b बटे k हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। इसी का मान पूछा था, तो ये कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। बात क्लियर है। देखिए कोई भी रेखा होता है तो हम लोग रेखा का क्या करते हैं समीकरण लिखते हैं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं।
ये एक्स एक्सिस ये वाई रेखा हमेशा सीधा होता है अगर ये एक रेखा है जो एक्स को किसी बिंदु पे काटती है। तो एक्स को अगर इस बिंदु पे काटेगी, यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है वही एक्स इंटरसेप्ट। मान लो कि ये दूरी ए है, तो ये बिंदु क्या लिखा था, ए कोमा इस पर वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे ये काट रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो बी है, तो ये वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई क्या होगा, बी होगा। तब इस रेखा का जो समीकरण लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बटे बी लिखा जाता है, बराबर में कितना, 1। क्लियर है। तो यही रेखा का समीकरण होता है। अब रेखा पर कोई बिंदु रहेगा तो उस रेखा पर एक्स और वाई की जगह वो बिंदु को हम रख सकते हैं, उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा आंसर को टिक करने में, आंसर टिक करके आप निकल जाइएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट का कमी है तो आप सोचते रह जाइएगा। इसका और भी बहुत सारा तरीका होता है इसको बनाने का, तो जो बच्चे और तरीका अपनाएंगे और ज़्यादा समय लगेगा। अब बात किया जा रहा है कि यदि किसी सरल रेखा का मूल बिंदु से डाला गया लंब वाई अक्ष के धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाती है और यह जो दूरी है कितना है, लंबवत दूरी पी है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। चलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बात किया जा रहा है, हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बात किया जा रहा है कि अब एक रेखा है, एक रेखा भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेखा है, ये कैसा रेखा है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि इसको मूल बिंदु इसी को बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है, सभी को पता भी होगा मूल बिंदु का निर्देशांक। इससे जब रेखा पे लंब डाला जा रहा है, यहाँ पे लंब डाल दिए, लंब डालते तो ये लंब जो दूरी है, ये वाला दूरी जो है ये कितना है, ये दूरी जो है पी है, सुनिएगा ठीक है। और ये जो दूरी पी है और इसके बीच का यहाँ पे जो कोण है वो कोण कितना है, वाई एक्सिस के साथ कोण बोल रहा है अल्फा है। तो हमको बताना है कि इस रेखा का समीकरण क्या। देखिए रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें हमें मेरे पास होना चाहिए। दो चीज़ें क्या होना चाहिए, तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए रेखा पर एक बिंदु पता होना चाहिए और उस रेखा का स्लोप पता होना चाहिए। एक रेखा का बिंदु पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर कोई रेखा है, रेखा पर एक बिंदु दिया हुआ है x1, y1, इसका जो स्लोप है इस रेखा का अगर m दिया हुआ है, तब रेखा का समीकरण क्या लिखा जाता है, रेखा का समीकरण लिखा जाता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यही रेखा का समीकरण होता है। तो रेखा पर एक बिंदु और उसका स्लोप पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे चर्चा पे। सबसे पहले ये बिंदु को हम निकालेंगे। ये बिंदु निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए ये जो बिंदु होता है, तो ये बिंदु जो x वाला निर्देशांक लिखते हो, कौन सा दूरी होता है, y एक्सिस से लंबवत जो दूरी होता है यही दूरी होता है। ये जो होता है x एक्सिस का निर्देशांक होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो दूरी होता है इसके लंबवत ये y का निर्देशांक होता है। क्लियर है। सबसे पहले ये दूरी लिखे या ये दूरी लिखे, दोनों का मतलब सेम ही है। इस अगर ये वाला त्रिभुज को अगर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला त्रिभुज को देखेंगे, अगर हमको ये दूरी चाहिए, इस दूरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर ये दूरी पता है, यहाँ से अलग से इसको त्रिभुज को बनाते हैं, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ये O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, और यहाँ पर B मान लेते हैं, और यहाँ पर C मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज OAC। ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहे हैं, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो कि ये क्या है, P है, ये कोण कितना है, अल्फा है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री लंबवत लाइन है, और ये हमको ये वाला लंबाई चाहिए, ये वाला। सबसे पहले हमको ये लंबाई चाहिए। तो देखिए ये अल्फा है, तो अगर ये लंबाई चाहिए तो अल्फा के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं। ये क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। तो हमको रेशियो कौन सा यूज करना है, लंब और कर्ण का रेशियो यूज करना है। और लंब और कर्ण किसकी रेशियो में आता है, तो साइन का रेशियो में आता है। मतलब साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लंब, यही हमको निकालना है। तो ये ए बी है, यहाँ पे ये ए बी है, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ये कर्ण ओ बी है, तो ओ बी का मान कितना है, पी है। मतलब यहाँ से ए बी का जो लंबाई निकल के आएगा क्या आएगा, पी साइन अल्फा आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हमको अगर ओ ए निकाल लेते तो वही ओ ए समांतर है बी सी के, तो बी सी वही हो जाएगा। तो
पहले ओ ए निकालते हैं। तो ओ ए निकालने के लिए अगर ये लंब बन गया तो ये क्या होगा, आधार होगा, और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण किसके रेशियो में आता है, कॉस का। तो कॉस अल्फा बराबर क्या लिखाएगा, ओ ए बटे क्या पी हो जाएगा। यहाँ से ओ ए का मान क्या निकल के आएगा, पी कॉस अल्फा आएगा। और ओ ए ही क्या है, बी सी के बराबर होगा। ये जो ओ ए लंबाई है वही बी सी होगा। तो बी सी बराबर लिख सकते हैं पी कॉस अल्फा। क्लियर है। चलिए, अगर यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम होगा तो हम इधर भी लिख देते हैं इसको कि बी सी बराबर क्या यहाँ से निकल जाएगा, पी कॉस अल्फा निकल के आएगा, पी कॉस अल्फा। अब देखिए ये हो गया पी कॉस अल्फा। जो ये ए बी निकल के आया है यही एक्स वाला दूरी होता है, यही एक्स निर्देशांक होता है। तो एक्स निर्देशांक यहाँ पे क्या बनेगा, पी कॉस पी साइन अल्फा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स निर्देशांक जो बनेगा पी साइन अल्फा, और वाई निर्देशांक जो बन रहा है पी कॉस अल्फा था। अब एक बिंदु पता हो गया इस रेखा पर। अब इस रेखा का अगर स्लोप पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेखा का स्लोप पता चल जाए तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए रेखा का स्लोप निकालने के लिए ये जो लाइन है इसी रेखा के साथ क्या है, लंबवत है। इसी रेखा के साथ क्या है, लंबवत है। रेखा का स्लोप m मान लेते हैं अभी हम। तो अगर लंबवत है तो इस रेखा का स्लोप अगर निकाल दे तभी फॉर्मूला बताएगा, दो रेखा अगर लंबवत होता है दोनों का स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर आता है। तुरंत बताए थे। तो ये ओ ए रेखा का स्लोप निकालते हैं, ओ बी, सॉरी क्या है, ओ बी। ओ बी का स्लोप, ओ बी का अगर स्लोप लिखते हैं तो ओ बी का स्लोप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 y2, ये 0,0 को x1 और मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 करते हैं तो क्या होगा, p cos अल्फा माइनस 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसे में p साइन अल्फा माइनस क्या होगा, 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से p कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, cos अल्फा बटे साइन अल्फा। ये जो OB का स्लोप है इतना निकल के आया। अब देखो दोनों का गुणनफल, मतलब एक का रेखा का m माने तो m गुने कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर कितने के बराबर होगा, -1 के। अब यहाँ पे ये m का मान निकालना तो ये पूरा उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये स्लोप पता चल गया रेखा में। जब रेखा पे स्लोप पता चल गया, एक बिंदु पता चल गया, तो यही फार्मूला यूज करेंगे लिखने में रेखा का समीकरण। चलिए ऐसा करते हैं, रेखा का समीकरण निकालना, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, दिक्कत नहीं है, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो बिंदु y माइनस y1, तो y वाला बिंदु कौन है, ये है y1। ये क्या हो जाएगा, माइनस p कॉस अल्फा बराबर स्लोप, तो स्लोप कितना है, माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर, सॉरी माइनस, स्लोप के बाद क्या करना है, स्लोप का ब्रैकेट देना है, x माइनस, यहाँ पर क्या है, x, यहाँ माइनस नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, x माइनस x1, तो x1 कितना है, p कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो y माइनस p कॉस अल्फा, ये कॉस को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो इसके साथ इधर ये गुना में हो जाएगा कॉस अल्फा, इसमें साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स, ये पूरा के साथ गुना में, ठीक, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, p साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ध्यान रखना है, p साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना होगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, अच्छा यहाँ गलत लिख दिए, एक ये साइन अल्फा है ना, यहाँ पे साइन अल्फा होगा, सॉरी, यहाँ सही कर लेते हैं, यहाँ पे साइन अल्फा होगा, तो यहाँ पर साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना होगा तो y कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस में p कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस x साइन अल्फा, यहाँ से जो आएगा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहले साइन और कॉस को एक तरफ कर लेते हैं, ये वाला x और y वाला को, यहाँ से आ जाएगा x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा, और इसको उधर लेके जाते हैं तो ये इधर माइनस में है तो उधर आएगा तो प्लस में। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं p साइन स्क्वायर अल्फा, उसको आप लिखते हैं p कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आ गया x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा। अगर यहाँ से p कॉमन कर लेते हैं
तो बचेगा क्या, डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 में पी से गुना होगा तो पी ही रह जाएगा। यही इस समय रेखा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन। अब देखिए सोचिएगा कि इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये एक फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई रेखा है जिसके मूल्य बिंदु से लंबवत दूरी दिया हुआ है और y एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रेखा एक दिया हुआ है जिसका x और y पर काटे गए अंतःखंड मतलब वही x और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x एक्सिस पर कितने कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है। जब x और y अंतःखंड निकालने के लिए बोला जाए और समीकरण दिया रहे तो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। अगर हमको x अंतःखंड चाहिए, मतलब x अंतःखंड चाहिए, अगर x अंतःखंड चाहिए तो y को क्या कर देना है, 0 कर देना है। x का जो मान आएगा वही x अंतःखंड होगा। यहाँ से 3x ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -10, और 3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो बट्टे में 3 आ गया, तो ये हो गया x अंतःखंड। बहुत सिंपल है। और y अंतःखंड निकालने के लिए तो y अंतःखंड के लिए क्या 0 करते हैं, तो हम लोग x को 0 कर देते हैं समीकरण में। या x की जगह 0 कर देंगे तो -4y बचेगा प्लस 10 बराबर 0। तो -4y बराबर -10, यहाँ माइनस में कट जाएगा, 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, और ये बहुत आसानी से कट के 5 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दिख रहा है ऑप्शन आपको कि ये y अंतःखंड हो गया और ये x अंतःखंड हो गया, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी आपको देख कर लग रहा होगा कि इसमें किस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आसान क्वेश्चन बता कर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब 9-10 के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए जब भी दूरी समय चाल का जब भी क्वेश्चन है तो इसमें भी ध्यान दिए देना रहता है क्या चीज़ नहीं बदल रहा है, क्या चीज़ नहीं बदल रहा है, उसी को क्या करेंगे, सब समीकरण में बराबर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो, या तो अगर 6 किलोमीटर चाल से अगर अधिक चाल से चलता तो 4 घंटा पहले ही वो दूरी तय कर लेता, वही दूरी ठीक। अगर चाल को घटा दिया जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दिया जाता है, तो वही क्या 6 घंटा अधिक लग जाता है। तो बताना है कि वो दूरी कितना है। देखिए अगर हम लोग इसमें चाल को x मान लेते हैं, नियत चाल बोलते हैं उसको, नियत चाल, चाल को x और समय को t मान लेते हैं। जो निश्चित है उसको कुछ नहीं मानेंगे, दूरी निश्चित है। तो अगर दूरी निश्चित दूरी तय करना है तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। तो पहला अगर देखेंगे, ठीक है, इसमें आ जाते हैं कि 6 घंटा अगर अधिक चाल में कितना का वृद्धि करें, 6 का वृद्धि करें, मतलब चाल हो गया, इसी चाल गुने समय करेंगे दूरी निकालने के लिए, तो इसमें 6 से वृद्धि कर देते हैं। तो समय में कितना का कमी आ जा रहा है, 4 घंटे का कमी आ रहा है, मतलब टी लगना चाहिए था लेकिन 4 घंटे का, तो ये दूरी हो गया। और वही दूरी क्या हो रहा है, जब चाल में कमी कर दे रहे 6 का, मतलब x माइनस कितना 6 कर दे रहे हैं, तो समय में क्या हो रहा है, समय में वृद्धि हो जा रहा है, कितना 6 घंटे का वृद्धि हो जा रहा है। और यही दूरी अगर नियत चाल और नियत समय से चलते हैं तो वही दूरी x इंटू क्या हो जाएगा, मतलब चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब यहीं से दो चर दिख रहा है, मतलब 2 वेरिएबल दिख रहा है x और t, और यहाँ पर 3 समीकरण बनेगा, तब तीनों एक दूसरे के बराबर। पहले इसके साथ इसको लेते हैं, एक समीकरण बनाते हैं, फिर इसके साथ इसको लेते हैं, दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो अगर इसको इसके साथ लेते हैं, अगर इसको इसके साथ लेते हैं तो कैसा समीकरण बनेगा, तो इसको पहले गुना करते हैं। गुना बहुत तेजी से करेंगे, x में y से गुना होगा x2 हो जाएगा, 6 में t से होगा 6t हो जाएगा, और -4 में x से होगा -4x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर x इंटू टी।
दिख रहा है एक्स टी दोनों प्लस में बराबर के इस तरफ उस तरफ कट जाएगा, तो 6t माइनस 4x, 24 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ से दो पूरा में 2 से भाग कर दे, इसलिए सब के सब 2 से कटेगा। यहाँ पर 3t माइनस 2x बराबर कितना 12 हो गया। यही समीकरण 1 करके छोड़ देना है। दूसरा समीकरण इससे बनाएंगे, ये दोनों को बराबर करके, ये दोनों को बराबर करके बनाएंगे। ये बनेगा x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6 बराबर x इंटू टी। अगर इसको गुना करते तो x में t से गुना होगा तो xt, 6 में t से गुना होगा तो माइनस 6t, और अगर 6 में x से गुना होगा तो प्लस 6x, और 6 में 6 से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, 36 हो जाएगा बराबर x इंटू टी। ये फिर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है तो माइनस 6t प्लस 6x, 36 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। पूरा में 6 से भाग लग रहा है, तो 6 से भाग नहीं लगा के हम कहेंगे कि 3 से भाग लगा है, कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x बनेगा। समीकरण को हल करना आसान हो जाएगा, आसानी से ये कट जाएगा। तो अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो माइनस 2t बचेगा, ये बचेगा ना। 3 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर 2x बचेगा, 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा। ये समीकरण 2 हो गया। साफ साफ दिख रहा है, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो ये 2x कट जाएगा और t वाला बचेगा, तो 2t में से माइनस 2t जुड़ेगा तो कितना बचेगा, t बचेगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ पे t बचेगा इस तरफ, और इधर 12 जुड़ के कितना हो जाएगा 24, मतलब t कितना निकल गया 24 घंटा। अब एक t निकल गया, तो हमको अगर x निकालना है तो किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं और यहाँ से इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में अगर t का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो माइनस 2 माइनस 2 है ना, यहाँ पर माइनस 2 गुना के 24 हो जाएगा, और 2x बराबर 12, तो ये 24 गुना कितना 48 होगा। तो 48 अगर आता है तो माइनस में आएगा, तो 48 माइनस में आएगा, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 48 प्लस में क्या है 12 है, तो 2x बराबर यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 30 मरतबे, तो x का मान कितना आ गया 30। तो x था चाल और t था समय, लेकिन हमको दूरी निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल आ गया 30 और समय हो गया कितना 24, गुना होगा तो 24 तिया कितना हो जाएगा, तो 24 तिया 72, तो 72 पर एक जीरो लगा दो तो 720 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी क्वेश्चन नहीं था। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि श्याम ने अपने घर के मरम्मत करने के लिए वो क्या किया, 1,80,000 किसी से उधार ले लिया। 1,80,000 रुपये किसी से उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ क्या करना है, वापस करना है। देखो इसको 3 किस्तों में देना है, समान किस्त में देना है, लेकिन ब्याज भी उस पर लगा के देना है। अब ब्याज कितना लगेगा, 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। तो प्रथम वर्ष ब्याज जोड़ के कितना दिया, द्वितीय वर्ष ब्याज जोड़ के कितना दिया, तृतीय वर्ष ब्याज जोड़ के कितना दिया बताना है। देखिए अगर ये 3 किस्त में देना है तो इसको 3 से भाग कर दो, तो 1,80,000 है तो 3 साल में देना है, तो पहला साल में कितना देगा 60,000 रुपये। पहला साल में कितना देगा 60,000, तो 60,000, इसलिए 3 साल में इसको डिवाइड करना है, तो 60 फिर 60 फिर 60, तो 3 60 बार करके देंगे 180 हो जाएगा, तो 1,80,000 हो जाएगा। 67,000 देंगे तो अब इसमें कुछ ब्याज लगेगा, और जो ब्याज लगेगा ना, तो पहला साल ब्याज लगाएंगे तो ये पूरा पैसा उसका पूरा उधार है। यही पहला साल जब पैसा देने जाएंगे तो ये पूरा उधार रहेगा ना, तो इस पर 10% का ब्याज लगेगा। तो 180 का 10% पर ब्याज लगेगा, तो 1,80,000 का 10% का ब्याज मतलब 10/100 हो जाएगा, और 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो, तो ये 18,000 बचेगा। तो 60,000 में अगर हम 18,000 जोड़ते हैं तो इससे क्या आ जाएगा 78,000 आ जाएगा। तो इतना रुपए पहला साल देना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा साल भी तो 60,000 देना ही है, अब इस पर ब्याज लगेगा, लेकिन अब ब्याज जो है 1,80,000 पर नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 60,000 दे दिए है। तो 60,000 दे दिए है तो 1,80,000 में 60,000 दे दिए है तो कितना बचेगा 1,20,000 बचेगा। कितना बचेगा 1,20,000। इस पर 10% का ब्याज देना है। अब
तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 12,000 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 60 में 12 जुड़ जाएगा, कितना देना पड़ेगा? 72,000 रुपये देना पड़ेगा। अब तीसरा साल आ जाते हैं, फिर से 60,000 रुपये तो देना ही है। अब जो ब्याज देना है, अब कितना दे चुके हैं उसका टोटल, अब हमको 60,000 और देना है, इतना ही पर ब्याज लगेगा ना, उसको तो 1,20 दे दिए है ना पिछला साल, हम जो ब्याज लगेगा वो 60,000 पर लगेगा, तो 60,000 का 10%, 60,000 का 10%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कर 6,000 बचा। अच्छा 60 में 6,000 जोड़ेंगे तो 66,000 हो जाएगा। इस तरह से तीनों साल का निकल गया कितना कितना, पहला साल देख सकते इतना, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कॉस 1710 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज होगा, तो एक चीज़ पता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। जो माइनस है उसको हम लोग हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस माइनस 1710 डिग्री बराबर, माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं, कॉस 1710 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि जितना भी एंगल का मान निकालने के लिए देगा उसको 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि इसमें सोचना पड़ेगा 360 में कितना से गुना करेंगे तो इसके आसपास जाएगा, या 360 से इसको भाग ही कर दे उससे भी निकल जाएगा, जो मन है वो कर सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम 360 से, अगर देखिए 360 में 6 से गुना करेंगे, अगर 6 से गुना करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, तो 360 में 6 से गुना करेंगे शायद तक 36 या 1800, शायद आज 5 से गुना करते हैं, ठीक है 5 से गुना करते हैं, 5 छः 30, 3 बचेगा, 5 15 3 18, मतलब ये 1800 आएगा। तो देखिए 1800 में क्या घटाएंगे तो 1710 आ जाएगा, तो 90 घटाएंगे, तो 1800 में क्या घटाएंगे 90 घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1710 आ जाएगा। ये 1800 आया कैसे, पहले 1800 आया कैसे, तो ये 1800 जो आया है, ये 360 डिग्री को हम लोग लिख सकते 2 पाई, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, 360 डिग्री का 2 पाई, मतलब 2 पाई में कितना से 5 से गुना किया, मतलब कितना हो गया 10 पाई हो गया। तो 10 पाई में से हमको कितना घटाना है, तो 10 पाई में से हमको 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना 1710 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कॉस 10 पाई माइनस 90 डिग्री। अब एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब ये प्लस और माइनस का क्या खेला है, देखिए ये अभी हमेशा प्लस में होगा अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तब, मतलब कोऑर्डिनेट देखा जाता है। यहाँ पे 2n पाई लिखते हैं, ठीक है, तो 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर 2n के फॉर्म में है, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 2n पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जगह 90 डिग्री है तो इसको कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है, कॉस 2n पाई माइनस थीटा या कॉस 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लेके आना है। दोनों केस में ये कॉस थीटा बनेगा, ये भी कॉस थीटा बनेगा। कब, जब थीटा का मान कितने के बीच में, जब थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तब जाके हम लोग ये फार्मूला हमेशा लागू होगा, बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक डाटा दिया हुआ है जिसका मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, तो हम लोग को विचलन ज्ञात करना पड़ता है, विचलन ज्ञात करना पड़ता है। तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो विचलन ज्ञात करने के लिए ये जो डाटा दिया है सबसे पहले इसका माध्य निकालना पड़ता है। तो माध्य निकालने के लिए, जिसको हम x बार से भी दर्शाते हैं, माध्य निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़ दो, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 बटी इसके संख्या से भाग कर देते, कितना है 5 है, तब 5 से भाग हो जाएगा। तो इसको जोड़ना है, तो 18 35 35 और 15 50 और 50 और 50 14 64 और 64 में 11 जोड़ेंगे,
कितना 75, तो ये 75/5 हो जाएगा। और ये 5 से 75 कटेगा, 15 × 75 होता है। जैसे माध्य का जो मान निकल के आ गया, कितना आ गया 15। अब ये विचलन कैसे निकलता है, विचलन कैसे निकालते हैं, डेविएशन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो विचलन निकालने का तरीका क्या है, जो माध्य है इसमें से घटा के लिखते हैं। तो 15 में से 11 में से 15 घटेगा कितना, -4, कोमा दे दे के लिखना है। 14 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, -1। 15 में से 15 घटेगा 0 बचेगा। 17 में से 15 घटेगा 2 बचेगा। और 18 में से 15 घटेगा 3 बचेगा। तो यही विचलन हो गया। जब विचलन निकल गया तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, विचलन निकालने के बाद हम लोग प्रसरण ज्ञात करते हैं। इसलिए प्रसरण ज्ञात होगा तभी जाकर मानक विचलन निकाल सकते हैं। तो प्रसरण कैसे निकलता है, तो प्रसरण का फॉर्मूला होता है, विचलन को हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। विचलन को किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। तो समेशन ऑफ जो डी आई आया है उसका स्क्वायर करके जोड़ना रहता है, और नीचे में समेशन ऑफ एफ करना रहता है, समेशन ऑफ एफ करना रहता है। चलिए स्क्वायर कर करके जोड़ते चलते हैं हम। तो पहला है -4, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बट्टे में समेशन ऑफ एफ, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी तो कितना है, इसका संख्या है 5 है, तो नीचे में 5 हो जाएगा। तो 17, 4, 21, 21, 9, 30, तो 30 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से 6 मरतबे कट जाएगा, तो प्रसरण क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो प्रसरण और मानक विचलन में क्या संबंध होता है, तो मानक विचलन जो होता है वो रूट अंडर प्रसरण होता है। क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण होता है। तो रूट अंडर प्रसरण होगा तो प्रसरण को रूट में लेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या निकल के आ गया, √6 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।